एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है आज साल्ट हाइड्रोलिसिस। इसके बारे में हमने बात की ऑफलाइन क्लास में। हमने कहा साल्ट जो है ये बनता है एसिड से और बेस से। तो इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है न्यूट्रलाइजेशन। और हमने कहा है एसिड जो है ये स्ट्रांग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। बेस जो है ये भी स्ट्रांग हो सकता है, वीक हो सकता है। और किसी को याद नहीं है, मैंने पढ़ाया भी है, मैंने किया भी है इनको क्लासिफाई। फिर से एक बार करता हूँ आपके लिए। हमारे पास कुछ एसिड्स आपको याद रखने हैं। स्ट्रांग एसिड्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारे पास HCl होता है, H2SO4 होता है, HNO3 होता है हमारे पास, इसी तरह H3PO4 होता है। ये आपको एसिड जो है, कुछ एसिड्स आपको याद रखने हैं जो इसके अलावा भी आते हैं। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस तरह ये हमारे पास वीक एसिड्स भी जो है कुछ आते हैं। लाइक हमारे पास HCN होता है, हमारे पास H2S होता है, हमारे पास इसी तरह CH3COOH आता है हमारे पास। इसी तरह इम्पोर्टेंट एसिड H2, हमारे पास CO3 आता है। इस तरह हमारे पास आता है HF जो है हमारे पास आता है। इसी तरह अब बहुत सारे एसिड आते हैं हमारे पास जो वीक कैटेगरी में आ जाते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, ये वीक एसिड्स है। आप एक बार इनको नोट करेंगे, ये वाले स्ट्रॉन्ग, ये वाले वीक, मतलब ये वाले की अल्फ़ा की वैल्यू बिल्कुल क्या होगी, 1 के बराबर। इनकी अल्फ़ा की वैल्यू होगी लेस दैन 0.05। ये कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, ये वीकली आयोनाइज होते हैं। इस तरह हमारे पास बेसिस भी कुछ आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है कौन कौन से आते हैं? ग्रुप फर्स्ट अल्कली मेटल, ग्रुप सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अक्सर इनके ऑक्साइड्स और इनके हाइड्रोक्साइड्स, फिर से सुनिए, ग्रुप फर्स्ट के ऑक्साइड्स, ग्रुप फर्स्ट सेकंड के हाइड्रोक्साइड्स, या दोनों के हाइड्रोक्साइड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। लाइक NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, MgOH स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, हमारे पास CaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। ये हमारे पास ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड की हाइड्रोक्साइड्स है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है। इनके ऑक्साइड्स भी Na2O, चीज़ें हमने डिस्कस की है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अब वीक बेसिस हमारे पास कौन कौन से हैं? हमारे पास लाइक वीक बेसिस हमारे पास, आप याद रख लो मोटा मोटा, हमारे पास NH4 जो है ये एक वीक बेस। इसके अलावा भी है, फिलहाल आप इतना जो हमारी काम की चीज़ है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक वीक बेस है। चलिएगा, तो इन्हीं एसिड्स और इन्हीं बेसिस से जब हम रिएक्शन कराते हैं ये बनाते हैं हमारे पास साल्ट। अब अगर साल्ट का एक भी कंपोनेंट एसिड, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, एक भी कंपोनेंट सॉल्ट का स्ट्रॉन्ग हो, तो डेफिनेटली दैट विल बी ए स्ट्रॉन्ग साल्ट। लाइक मैं समझाऊँ मतलब क्या है। हमारे पास NaCl है, ये कैसे बना है? बिल्कुल NaCl बना है जब कंबाइन कर गया है HCl प्लस हमारे पास कंबाइन कर गया है NaOH। NaOH और HCl, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ तो दोनों ही कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली इनका साल्ट भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग वाला होगा NaCl, यहाँ तो शक नहीं है। इस तरह हमारे पास अगर सपोज N हमारे पास है HCl, हमारे पास सपोज है, अब हमने लिया इसको NH4OH। हाँ, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा NH4Cl प्लस बनेगा H2O। यहाँ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जो है अमोनियम क्लोराइड, इसका एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वाला वीक है, ये साल्ट भी क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो अगर साल्ट का एक भी कंपोनेंट जिससे वो बन के आया है स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली वो साल्ट क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। अब साल्ट हाइड्रोलिसिस, तो अब इसकी बात करेंगे अच्छे से। तो अब साल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है, देखिएगा। अब साल्ट
में अब क्या होते हैं, आयॉन्स होते हैं, डेफिनेटली होंगे। आयॉन्स में हमारे पास साल्ट के कौन कौन से आयन होंगे, कैट आयन होगा, हमारे पास एनायन होगा, ये क्या होंगे, साल्ट के आयॉन्स। साल्ट के आयॉन्स का इंटरएक्शन किसके साथ, सॉल्ट के आयन्स का इंटरएक्शन और कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन किसके साथ, वाटर के आयन्स का। वाटर में कैसे आयन्स होते हैं, H2O, वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन्स में टूट जाता है। फिर से सुनिए, साल्ट के आयन्स का इंटरएक्शन या कॉम्बिनेशन किसके साथ, वाटर के आयन्स के साथ। इसी टर्म को हम नाम देते हैं salt hydrolysis. The salt hydrolysis may be defined as the interaction or combination of the ions of a salt with the ions of the water. ये चीज़ें आपको नोट करनी है। This is called as salt hydrolysis. अब ये कैसे होता है, कैसे पॉसिबल है, इसी की हम बात करेंगे। आगे चलते हैं। अब हमारे पास फोर टाइप्स होते हैं, फोर टाइप्स होते हैं किसके, फोर टाइप्स होते हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस के, जो आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव फोर टाइप्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। टाइप फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, पहला टाइप है। दूसरा टाइप वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी गुड। आगे चलते हैं, थर्ड वाला फिर से स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। फोर्थ वाला वीक एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हैं फोर टाइप्स ऑफ salt hydrolysis. One is strong acid versus strong base. Second is weak acid versus strong base. Third is strong acid versus weak base. Fourth one is weak acid versus weak base. तो ये हमारे पास है four types of interaction, four types of salt hydrolysis. इनकी हम एक एक से बात करेंगे, इनका क्या मतलब है, इनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में आ जाते हैं। तो आगे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, तो यहाँ मैं पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखाऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर नोट है। नोट क्या है, अक्सर स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट जो है, याद रखना, स्ट्रॉन्ग पॉट ऑफ सॉल्ट या स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट जो है वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं दिखाता है। मेरी बात याद रखना, कोई भी इनमें स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट हो, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, कोई भी कंपोनेंट हो, स्ट्रॉन्ग वाले कंपोनेंट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं दिखाते हैं। ये बात याद रखना, ओनली वीक कंपोनेंट, फिर चाहे वो वीक एसिड हो, वीक बेस हो, ओनली द वीक कंपोनेंट ऑफ द साल्ट शोज द salt hydrolysis, while as the strong component does not show salt hydrolysis। ये हम पढ़ेंगे, अभी देखेंगे। और जो इन स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट के जो आयन्स निकलेंगे, उन आयन्स को नाम बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन्स। मेरी बात याद रखना, मेरे टर्म्स को याद रखना। स्पेक्टेटर आयन ये ऐसा आयन है स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट का, फिर चाहे वो एसिड है या बेस है, जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वाटर के आयन्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बहुत कम जो है इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन पॉसिबल होती है, अक्सर ये वापस टूट जाते भी हम डिस्कस करेंगे। तो खाली याद रखना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस अक्सर किस में होगा, वीक कंपोनेंट में। देख लो, यहाँ वीक एसिड है, वीक बेस है, डेफिनेटली इसमें अच्छे से होगी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इसमें इसमें अच्छे से होगी इंटरैक्शन। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, इसमें वीक बेस की अच्छे से होगी इंटरैक्शन। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें वीक एसिड की अच्छे से होगी इंटरैक्शन। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है,
भी हम पढ़ेंगे इनमें साल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे आप। तो पहला टाइप हम डिस्कस करेंगे, कौन सा वाला? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत इम्पोर्टेंट। इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में। हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन सा एसिड आएगा? बिल्कुल HCl सपोज हम लेते हैं। और हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस में बिल्कुल हम NaOH लेते हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ क्या बनेगा? डेफिनेटली साल्ट बनेगा। HCl और NaOH से बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस ये वाटर देगा, ठीक है। NaCl जो है ये एक साल्ट है। अब इसी NaCl की हमें इंटरएक्शन देखनी है, किसके साथ? वाटर के साथ। तभी तो हम निकाल सकेंगे क्या? साल्ट हाइड्रोलिसिस। NaCl की इंटरएक्शन, NaCl के आयोन्स का इंटरएक्शन विथ वाटर के आयोन्स का इंटरएक्शन, इसी को तो नाम हमने दिया है साल्ट हाइड्रोलिसिस। अब क्या क्या आयन होंगे, क्या क्या आयन निकलेंगे इन दो कंपोनेंट से? देख लो, NaCl से निकलेगा Na पॉजिटिव, फिर निकलेगा Cl नेगेटिव, वाटर से निकलेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इन आयन्स की आपस में इंटरएक्शन को हमने नाम दिया है क्या? जी बिल्कुल, साल्ट हाइड्रोलिसिस। और मैंने अभी कहा है नोट में, जो स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट होता है Na पॉजिटिव, ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है, ये जो है ये हमारे पास रिएक्ट नहीं करेगा। अभी हम दिखाएंगे आपको कैसे करेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले अगर हम देखेंगे, Na जो है ये कैटायन है, ये वाटर के एनायन के साथ रिएक्ट करेगा। कैटायन लव्स एनायन, तो यहाँ पर ये हो जाएगा NaOH बनाएगा ये, ठीक है बेटा, NaOH। अब समझ लीजिए, क्या NaOH की टेंडेंसी ज़्यादा होगी कंबाइन करने की, कि ये बनाएगा NaOH? खुद से सोचिए। या ऐसे पॉसिबल होगा कि NaOH जल्दी से टूटना चाहेगा OH और Na पॉजिटिव, दोनों में से कौन सी रिएक्शन अच्छे से होगी? खुद से सोचिए एक बार। तो क्या फिर से सुनिए, क्या यहाँ टेंडेंसी फॉरवर्ड की अच्छी होगी? फॉरवर्ड में Na पॉजिटिव OH नेगेटिव से रिएक्ट कर रहा है, क्या यहाँ फॉरवर्ड की टेंडेंसी अच्छी होगी? या यहाँ NaOH बैकवर्ड में वापस से टूट जाएगा इन आयन्स में? डेफिनेटली आप जान चुके हैं कि यहाँ NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी टेंडेंसी होगी, इसकी जल्दी होगी, ये जल्दी करेगा कि मैं टूट जाऊं किसमें? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यहाँ बैकवर्ड वाली रिएक्शन वो 99% कंप्लीट हो जाती है और खाली ये 1% होती है। बहुत ही वीकली ये कंबाइन करते हैं इसमें जाने के लिए, मगर ये वाला जाने के लिए बहुत कोशिश करता है इन वालों में, क्योंकि ये वाला एक स्ट्रॉन्ग बेस है और इसीलिए यहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो वेरी फास्ट होगी। ये बहुत ही कम बनेगा और ये वापस आएगा। अब ये जो है हम कहेंगे इसने वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं किया, ये तो वापस आ गया, क्योंकि ये जो है इसकी बनने की वाटर के साथ OH नेगेटिव के साथ इसकी बहुत ही कम टेंडेंसी है मिक्स होने की। अब मतलब वापस आने की टेंडेंसी इसकी बहुत ज़्यादा है। जब इसके साथ OH नेगेटिव के साथ इसकी टेंडेंसी 1% है, तो इसकी इंटरेक्शन वाटर के आयन्स के साथ बहुत ही वीक है। इसीलिए मैंने कहा कि ये स्ट्रॉन्ग पार्ट जो है ये यहाँ पर इंटरेक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ जब Na पॉजिटिव बहुत इजीली धीमे धीमे रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? OH के साथ। अब ये बिल्कुल एज सच Na पॉजिटिव हम मान के चलेंगे रहेंगे, और इसी आयन को हम नाम बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन, जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बिल्कुल एक तमाशाई, एक स्पेक्टेटर बन के तमाशा देखता है। इसी आयन को हम नाम बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन। अब दूसरा पार्ट देख लीजिए यहाँ।
दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ दूसरा पार्ट है, कौन सा वाला दूसरा पार्ट हमारे पास है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। फिर से मज़ा है, इंटरेस्टिंग कहानी है। तो यहाँ फिर से क्या ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव अब फिर से फॉरवर्ड में HCl बनाएगा? क्या अब ये अच्छे से कंबाइन होंगे या ये वाला HCl अच्छे से वापस होगा आयोनाइज? बिल्कुल आप समझ गए हैं, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी भी अल्फा की वैल्यू 1 है, इसकी भी चाहत है, तमन्ना है जल्दी जल्दी मैं टूट जाऊं H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। तो यहाँ फॉरवर्ड वाली फिर से 1% हो जाएगी, ये 99% हो जाएगी। मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल यहाँ जो है HCl जो है ये यहाँ पर क्या होगा, वापस कंबाइन होगा और यहाँ Na पॉजिटिव OH नेगेटिव जो है बिल्कुल यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी ऐसे ही यहाँ ऐसे पॉसिबल रहेगा। अब यहाँ वापस दोनों रिएक्शन जो है वापस आ रही है, ये वाटर के साथ अच्छे से इंटरेक्शन कर रही है और इसीलिए यहाँ हमारे पास जो है इन जैसे कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं पॉसिबल होती है, क्योंकि इन्होंने वाटर के साथ बिल्कुल अच्छे से इंटरेक्शन किया ही नहीं है। तो इसीलिए ये दोनों पार्ट जो है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग पार्ट थे, हमारे पास HCl भी स्ट्रॉन्ग था, NaOH भी स्ट्रॉन्ग था। गर्ल्स इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट्स होते हैं सॉल्ट के वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ HCl और NaOH दोनों स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं दिखाते हैं और इसीलिए इनकी पीएच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी पीएच जो है इक्वल टू कर जाती है 7 और ये सॉल्यूशन क्या होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा what will be the pH of a strong acid and strong base? It will be a 7, it will be a neutral solution because they show no hydrolysis because both the components are strong components। तो स्ट्रॉन्ग वाले में कोई भी हमारे पास सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, इनका पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, पीएच इनकी बिल्कुल 7 रह जाती है और इसीलिए ये एक्ट करते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो याद रखना, क्वेश्चन आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच की रेंज क्या होती है, 7 होती है। कैसे दिखते हैं, बिल्कुल ये दिखते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये एक पार्ट। दूसरा पार्ट हमारे पास है, अब कहानी इंटरेस्टिंग हो रही है। हमारे पास है एक वीक एसिड प्लस दूसरा है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ दूर से दिख रहा है, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिड कमज़ोर है, यहाँ एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है। देख लेना, यहीं से शॉर्ट ट्रिक बोल रहा हूँ, यहाँ वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। देख लेना, स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से इनकी पीएच जो है ये होगी ग्रेटर देन 7, मतलब ये होंगे बेसिक सॉल्यूशन। बस ये एक शॉर्ट ट्रिक है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से यहाँ पीएच जो है 7 के अबव हो जाएगी। शॉर्टकट दिखा रहा हूँ, ये एक बेसिक सॉल्यूशन है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, द सॉल्यूशन इज फॉर्मड बिटवीन अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, व्हाट विल बी इट्स पीएच विल बी मोर देन 7, इट विल बी बेसिक और अल्कलाइन इन नेचर। अब एग्जाम्पल की बात करनी है, एग्जाम्पल वीक एसिड चलिए ले लीजिएगा, हम ले लेंगे। सपोज हमारे पास हाँ एक एसिड है, बहुत एसिड है वीक एसिड, सपोज हम लेते हैं फॉर्मिक एसिड, HCOOH एक फॉर्मिक एसिड है, हम इसको लेते हैं, ये एक वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, इसी की बात कर रहे हैं। वरना हमारे पास बहुत सारे हैं, H2S है, CH3OH है, हमारे पास बहुत सारे एसिड है, इसी की बात कर रहे हैं। बाकी आप खुद से फिर बाकी पे अप्लाई कर सकते हैं। HCOOH हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है, सपोज हम लेते हैं NaOH। अब आप जान चुके हैं कि इनके से क्या बनेगा, चूँकि ये एक एसिड है, ये H पॉजिटिव देगा और यहाँ से OH नेगेटिव निकलेगा, तो डेफिनेटली वाटर तो निकलता ही है, जो पार्ट बचता है अब रह गया उसी को हम साल्ट बोलते हैं। यहाँ बचा HCOO, यहाँ बचा Na, ये हमारे पास साल्ट बना।
ये हमारे पास साल्ट बना सोडियम फॉर्मेट। खैर, अब इसी साल्ट की हमें बात करनी है, इसी साल्ट का वाटर के साथ इंटरएक्शन, इसी साल्ट का वाटर के साथ इंटरएक्शन कहलाता है साल्ट हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये कैसे वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा। इसी साल्ट को ले लेंगे HCOO Na को, इसको वाटर के साथ ट्रीट कराएंगे, पर देखेंगे इनमें कौन कौन से आयन्स हो जाते हैं। यहाँ H पॉजिटिव, हाँ, यहाँ ये नहीं, सॉरी, यहाँ ये Na पॉजिटिव देगा, ये वाला पार्ट पहले देगा, ये वाला पार्ट HCOO नेगेटिव एक आयन, दूसरा इससे निकलेगा Na पॉजिटिव दो आयन, वाटर से निकलेंगे दो आयन H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। गौर से देखिए, HCOONA ये देगा HCOO नेगेटिव, बिल्कुल एनायन, प्लस देगा Na पॉजिटिव कैटायन, वाटर देगा H पॉजिटिव कैटायन, ये देगा OH नेगेटिव एनायन। फिर से अब यहाँ सबसे पहले Na पॉजिटिव इसका कैटायन वाटर के एनायन से रिएक्ट करेगा, कैटायन लव्स एनायन। क्या ये रिएक्शन हो जाएगी? क्या ये हो जाएगी फॉरवर्ड वाली? नहीं, अभी आपने देखा ये फॉरवर्ड वाली नहीं हो जाएगी, ये प्रेफर करेगा बैकवर्ड वाला। तो ये एक साल्ट का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग पार्ट वाला हाइड्रोलिसिस नहीं दिखाता है। तो यहाँ ये फिर से 99% हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, ये 1% हो जाएगी। हाँ, यहाँ Na तो निकलेगा, पर Na वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसी को हम फिर से नाम बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन, ये बस देखेगा तमाशा। अब रिएक्ट कौन करेगा? हाँ, वीक पार्ट तो डेफिनेटली करेगा। वीक पार्ट में अब क्या बचा? वीक पार्ट में इससे बचा HCOO नेगेटिव, वीक पार्ट में इससे बचा HCOO नेगेटिव, और उससे क्या बचा, H पॉजिटिव वीक पार्ट में। देखो, ये वीक पार्ट में हमारे पास बचा HCO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। डेफिनेटली ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा HCOOH। गौर से देखना, ये बनाएगा HCOH। अब देख लो ये क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड। ये क्या है, एक वीक एसिड। और मुझे बोलो, क्या वीक एसिड अच्छे से टूटता है? नहीं सर, वीक एसिड बिल्कुल धीमे धीमे टूटता है, इसकी टूटने की चाहत जो है बहुत ही कम होगा, इसलिए यहाँ बैकवर्ड वाली रिएक्शन 1% हो जाएगी, हाँ फॉरवर्ड वाली यहाँ 99% हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कहानी है। अब यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ बैकवर्ड वाली पॉसिबल नहीं है, हाँ फॉरवर्ड वाली पॉसिबल है। और जब फॉरवर्ड वाली पॉसिबल है, तो फॉरवर्ड वाली HCO नेगेटिव पार्ट जो है, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो मुझे बोलो अब इसकी फॉरवर्ड वाले की इंटरेक्शन वाटर के साथ हो जाएगी। इसकी क्यों नहीं हो जाए? क्योंकि ये एक वीक एसिड है, ये कहाँ चाहेगा कि मैं टूट जाऊं, ये बहुत धीमे से टूट जाएगा। इनकी चाह स्ट्रांग है, ये चाहेंगे हम वाटर का H पॉजिटिव खींच लें, इसकी चाहत है H पॉजिटिव लेने की 99%। और ये जब वाटर के साथ इंटरएक्ट करेगा, वाटर के साथ ये H पॉजिटिव ले लेगा। जब ये वाटर का ले लेगा H पॉजिटिव, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये बनाएगा HCOOH। इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया, अब वाटर का H पॉजिटिव निकला, पीछे क्या बचा, OH नेगेटिव। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अब इसने वाटर का H पॉजिटिव खा लिया, और पीछे रह गया OH नेगेटिव, जो कि एक बेसिक पार्ट है, जो कि एक बेस एक्ट कर रहा होता है, कंजुगेट बेस एक्ट कर रहा होता है। अब सॉल्यूशन में बेस इंक्रीज हो रहा है, सॉल्यूशन में बेसिक पार्ट इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए सॉल्यूशन की पीएच होगी ग्रेटर देन 7। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। सॉल्यूशन की पीएच इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वाटर का H पॉजिटिव इसने ले लिया, पीछे रह गया क्या, OH नेगेटिव आयन्स। इसी की वजह से इसकी पीएच जो है बढ़ जाती है, वो ग्रेटर देन 7 हो जाती है। और यही मैंने आपसे पहले बोला था
जब एक साल्ट का वीक एसिड होगा, दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस वाला हाइड्रोलिसिस, स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट हाइड्रोलिसिस नहीं दिखेगा, नहीं दिखाएगा, इसका जो आयन है वो रह जाएगा एज स्पेक्टेटर आयन। मगर जो वीक पार्ट होगा वही वाटर के साथ इंटरैक्ट करेगा और वाटर का H पॉजिटिव खींच लेगा, और जब इसने खींच लिया यहाँ वीक पार्ट ने, तो ये बन गया फॉर्मिक एसिड, वाटर के पास रह गया OH नेगेटिव। सोल्यूशन में OH नेगेटिव इंक्रीज कर जाता है, और जब बेसिस OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है, pH ग्रेटर देन 7 हो जाती है, सोल्यूशन विल बी बेसिक और अल्कलाइन इन नेचर। तो शॉर्ट ट्रिक ये है, अगर वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो pH विल बी बेसिक इन नेचर। बाकी ये हमारे पास कहानी है। तो अब इसी कहानी में हमारे पास एक चीज़ है, जो हमारे पास थर्ड चीज़ भी है, पर हम यही डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड चीज़ हमारे पास क्या थी, थर्ड टाइप क्या था, हमारे पास था स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। अब आप समझ गए हैं, आप समझ गए, आई होप आप समझ गए हैं। इसमें अब एसिड स्ट्रांग है, बेस वीक है, इसमें एसिड स्ट्रांग है, बेस वीक है। डेफिनेटली आप समझ गए, ये जो पीएच होगी ये होगी लेस देन 7। ऐसे सॉल्यूशन क्या होंगे, एग्जैक्टली माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, एसिडिक इन नेचर। फिर से एक बार, अगर वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉल्यूशन विल बी बेसिक। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, solution will be what, एसिडिक इन नेचर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेस। अब आप ये भी जान चुके हैं कि इस वाले में स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट जो है वो वाटर के साथ, सॉरी, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो पार्ट है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो नहीं दिखाएगा हाइड्रोलिसिस। वीक बेस जो है वो दिखाएगी हाइड्रोलिसिस, वो वाटर का OH नेगेटिव खींच लेगी। इसी सेक्शन में यहाँ पर वीक बेस वाटर का OH नेगेटिव खींच लेगी, वाटर के पास बच जाएगा ओनली H पॉजिटिव। सॉल्यूशन में H पॉजिटिव इंक्रीज होगी, डेफिनेटली वो सॉल्यूशन क्या होगा, डेफिनेटली दैट विल बी एन एसिडिक सॉल्यूशन, क्योंकि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। आप अब एग्जांपल भी लिख सकते हैं, हमारे पास वीक, हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था स्ट्रॉन्ग एसिड। सपोज हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, हमारे पास वीक बेस है NH4OH। इन दो के से क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा सॉल्ट। कैसा होगा, H और OH तो वाटर बनाएगा ही बनाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, यहाँ Cl प्लस NH4 बनाएगा, NH4Cl। तो ये हमारे पास साल्ट है। इसी साल्ट की हमें देखनी है इंटरएक्शन विथ वाटर। तो NH4Cl को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, क्या क्या आयन निकलेंगे, अब आप समझ गए। NH4 निकलेगा, Cl नेगेटिव निकलेगा, वाटर का H पॉजिटिव निकलेगा, वाटर का OH नेगेटिव निकलेगा। अब फिर से कैटायन लव्स एनायन, तो यहाँ कैटायन कौन है, तो यहाँ वीक पार्ट कैटायन NH4 जो है, ये किसके साथ, ये रिएक्ट करेगा OH नेगेटिव के साथ, बनाएगा NH4OH। और यहाँ हमारे पास Cl नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव के साथ वाटर के कंबाइन करेगा, तो ये क्या बनाएगा, HCl। आप समझ गए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये नहीं दिखाएगा साल्टो हाइड्रोलिसिस। इसकी बैकवर्ड रिएक्शन की टेंडेंसी हाई होगी, फॉरवर्ड की टेंडेंसी लेस होगी। ये वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, नहीं दिखाएगा साल्ट हाइड्रोलिसिस। हाँ, ये वाला पार्ट जो है वीक होगा, मगर इसमें ये वाला बन गया वीक बेस। इसकी तमन्ना है बहुत ही कम टूटने की, 1%। इसकी बैकवर्ड रिएक्शन कमज़ोर होगी, फॉरवर्ड वाली इसकी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि ये यहाँ से रिएक्ट करेगा। अब ये NH4 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। अच्छे से समझना, NH4 पॉजिटिव
जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर में होता है H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, अमोनियम पॉजिटिव, OH नेगेटिव को वाटर से खींच लेगा तो ये बनाएगा NH4OH। वाटर में क्या बचा, सॉरी, वाटर में बचा H पॉजिटिव, ठीक है, वाटर में बचा H पॉजिटिव, तो सॉल्यूशन में क्या इंक्रीज हुआ, सॉल्यूशन में H पॉजिटिव इंक्रीज हुआ। H पॉजिटिव इंक्रीज हो गया तो हमारे पास एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, मतलब हमारे पास पीएच जो है लेस देन 7 आएगी। तो ऐसे सॉल्यूशन हमारे पास एसिडिक इन नेचर होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें आपको नोट करनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसका एक पार्ट रह गया तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।